नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहांगीरपुरी मामले में हुई ईडी की एंट्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी में अंसार के खिलाफ पीएलएमए के तहत एक्शन की मांग। पीएम मोदी ने की ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत के साथ कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। हार्दिक पटेल छोड़ सकते हैं हाथ का साथ, कांग्रेस से नाराज हार्दिक पटेल ने की भाजपा के कामों की जमकर तारीफ। नवाब मलिक को सुप्रीम झटका, तत्काल रिहाई की मांग को खारिज करते हुए 6 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। इमरान खान ने विपक्ष को दी चेतावनी, चुनाव कराकर भूल को सुधारे, नहीं तो नई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज की सबसे पहली खबर जहांगीरपुरी मामले में ईडी की एंट्री पर। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में लगातार खुलासों के साथ साथ एक्शन भी हो रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को चिट्ठी लिखी और कहा कि जहांगीरपुरी हिंसा में भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन हो। ये चिट्ठी 21 अप्रैल को लिखी गई थी। अंसार फिलहाल पुलिस हिरासत में है। डॉक्टर साहब, ईडी की एंट्री क्यों हुई और जांच क्या मोड़ लेगी? देखिए, ये जो गैंग, ये गैंगस्टर्स, ये बांग्लादेशी रोहिंग्यास जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, तमाम इल्लीगल कामों में लिप्त हैं। अब जो जांच समझ में आ रही है कि इनके जो कारोबार हैं वो बहुत सारे आर्थिक दृष्टि से भी क्राइम करने में ये लोग नंबर 1 अव्वल हैं। और इसलिए जब दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के बैकग्राउंड को खंगालना शुरू किया तो मालूम चला, जो बात हम लोगों ने कैपिटल टीवी ने 4-5 दिन पहले बताया था कि ये जो धंधा इन लोगों का था, ये सट्टेबाजी का, जुआ, स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, तमाम तरह की चीज़ें, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और नेशनल इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। और इसलिए जब इनके बैकग्राउंड को खंगाला तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई अब यहाँ पे ईडी चाहिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी, हवाला और तमाम तरह की चीज़ों में भी ये लोग लिप्त हैं, इसके सबूत मिले हैं। और इसलिए ईडी को बुलाया गया है। मतलब आप समझिए क्या हो रहा है कि ये दंगा भड़काने वाले, ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं रहा। अब ये मसला हो गया है कि गैंग बनाकर राजनीतिक दलों ने इन गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जांच से कई सारे बड़े लोग, बड़ी पार्टियां, बड़े नेता भी बेनकाब होंगे। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ दिल्ली हिंसा के आरोपी के खिलाफ एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मुद्दे मुख्य रूप से शामिल थे। भारत के साथ फ्री ट्रेड पर अच्छी बातचीत हुई और कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी की मेजबानी की भी तारीफ की। डॉक्टर साहब, ब्रिटिश पीएम का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण और अहम है? मैं तो एक तस्वीर देख करके ही चौंक गया कि जब वो गुजरात में जेसीबी बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर के उनकी तस्वीर आई। राजनीति का क्या खेल है, उनको मालूम है, पूरी दुनिया में मालूम है इनफैक्ट, कि ये बुलडोजर से एक अलग किस्म की राजनीति दिल्ली में हो रही है। और उन्होंने वो वहाँ जा कर के बुलडोजर पे खड़े होकर तस्वीर, खैर ये तो अलग बात हुई। मज़ा आता है जब आप देखते हैं कि दुनिया की जो विश्व शक्तियाँ हैं, जो बड़े बड़े पावर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो हिंदुस्तान आते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब डील होता है, इससे हिंदुस्तान की साख कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। अभी फ्री ट्रेड कितना इम्पॉर्टेंट है और हिंदुस्तान किस तरीके से मैच करता हुआ एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की
नीतियों को, विदेश नीति को सराहा जा रहा है, उस पे हर हिंदुस्तानी का सर जो है फख्र से ऊपर उठ जाना चाहिए। क्योंकि एक बहुत ही अजीबोगरीब बात हुई। पत्रकारों ने पूछा कि बोरिस जॉनसन साहब तो पुतिन के खिलाफ नए नए बयान रोज अटैक करते हैं पुतिन के ऊपर, हिंदुस्तान का पोजीशन बड़ा ही न्यूट्रल है। पूछा गया कि क्या इस पे कोई बातचीत हुई है? बोरिस जॉनसन ने कहा कि हिंदुस्तान ने जो पोजीशन लिया है वो बहुत ही बेहतर है और अच्छा है, और भारत ने ये पोजीशन क्यों लिया है वो उन्होंने कहा कि उसकी हम कद्र भी करते हैं। तो फुल मार्क्स टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सोच, उनकी जो कैबिनेट, उनकी सरकार की तरफ से जिस तरह से नीतियाँ बनाई जा रही है वो हिंदुस्तान की साख को और भी पूरी दुनिया में मजबूत करता नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ देश की शांति और सुरक्षा के लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव पास हैं, ऐसे में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उनका कहना है कि जो हाल राजस्थान में सचिन पायलट का हुआ, कुछ वही स्क्रिप्ट गुजरात में भी दोहराने की कोशिश हो रही है। तो वहीं हार्दिक ने राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दों पर भाजपा की तारीफ की, भाजपा लीडरशिप में निर्णय लेने की क्षमता को भी सराहा और कहा कि हमें हमारे भविष्य को देखना है। हार्दिक ने खुद को राम भक्त बताया और हिंदू होने पर गर्व जताया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के खिलाफ जो बगावती सुर हार्दिक पटेल के उठे हैं, उससे क्या लगता है अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस का पत्ता साफ होता दिखेगा? गुजरात में वैसे ही कांग्रेस पार्टी की नैया डूबी हुई है। अब आप देखिए जिस हिसाब से मेवानी, कन्हैया और हार्दिक को पार्टी ने शामिल किया, अब ये तीनों का पॉलिटिकल करियर कहीं बहुत दिन से नज़र भी नहीं आ रही है। लोग कांग्रेस पार्टी में सिर्फ चेहरा चमक सकता है तो गांधी परिवार के लोगों का, बाकी लीडर्स जो है नगण्य हो जाते हैं। आप फ्रीडम नहीं देते। हार्दिक पटेल एक पॉपुलर चेहरा थे, कांग्रेस पार्टी उनको नर्चर की होती तो गुजरात में कांग्रेस की स्थिति कुछ बेहतर हो गई होती। लेकिन अगले साल चुनाव है और अचानक से इनका जो सबसे बड़ा मोहरा था और ये जो लुटियन गैंग का लाडला था, जो बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता, उसने कह दिया भाई आर्टिकल 370 बड़ा बढ़िया है, राम भक्त बता रहा है। तो एक सिग्नल जरूर मिल रहा है कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश में है, शायद बातचीत हो गई हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले मेवानी को असम की पुलिस उठा लेके चली जाती है, तो अपेक्षा तो यही था कि जितने यंग ब्रिगेड है ये लोग आंदोलन करते, बवाल मचाते। कहीं कोई बवाल नहीं मचा। बवाल मचने के बजाय उल्टा हार्दिक पटेल उन सारी चीज़ों की तारीफ कर रहे हैं जो मोदी सरकार कर रही है। तो राजनीति तो यही खेल है। उनको समझ में आ गया कि कोई कांग्रेस पार्टी में कोई फ्यूचर नहीं है। जब बड़े बड़े दिग्गज सिंधिया साहब हों या आरएसएन प्रसाद हों, जब जितिन प्रसाद हों, उन सब लोगों को मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में रह करके कोई फ्यूचर नहीं है, तो आई थिंक कि हार्दिक पटेल को थोड़ी अकल आई है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। कर भी लेना चाहिए कि जहां आप लूजिंग साइड में कब तक आप खड़े रहोगे, जबकि आपके साथ एक बेस है, समर्थन है। तो यही कांग्रेस पार्टी की दुविधा है कि यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लोगों का चेहरा ही चमकता दिख सकता है और कोई नेता राज्य स्तर पे भी ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के लोग ही उसके पैर को काट देते हैं। हार्दिक पटेल का ये विद्रोह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही, जो कह सकते हैं, नुकसानदेह साबित होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस की अंदरूनी कलह के बाद नवाब मलिक के लिए भी मुसीबत बढ़ रही है। नवाब मलिक की रिहाई वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट बार बार खारिज कर रही है। अब नवाब मलिक को 6 मई तक के लिए जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने जब अपील को ठुकरा दिया तो नवाब मलिक अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी रिहाई की याचिका को नामंजूर कर दिया है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक की याचिका खारिज बार बार करने के पीछे कोर्ट का क्या रीजन है?
देखिए, कोर्ट के सामने सबूत सबसे अहम होता है। आप मंत्री हैं, संतरी हैं, आम आदमी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत, कागजात अगर आपके खिलाफ हैं, जजेस आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करने वाले। चाहे आप कितना भी कैमरे के सामने हाथ ऐसे ऊपर उठा करके दिखा रहे थे ना जी, कि आज ही निकल आएंगे। जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था तो तमाम उनके समर्थक ऑफिस के बाहर भीड़ भड़का लगा करके बैठे हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रहा था और वो अभी मंत्री भी हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जो है झटका लग गया। इतना बड़ा पूरा आर्गुमेंट जो नवाब मलिक का है वो फॉल्स ग्राउंड पे है। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि जो टेररिज्म के एक्ट के तहत जो टेररिस्ट है, गैंगस्टर है, डी कंपनी और जो लोग मुंबई धमाके में शामिल थे, उनकी ज़मीन को जब्त करना था सरकार को। ये कानून के मुताबिक है। लेकिन उससे पहले आपने डील डाल करके कौड़े के दाम में 50 लाख रुपए में 300 करोड़ की ज़मीन जो है आपने हड़प ली, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आपकी सरकार महाराष्ट्र में हो सकती है, मुंबई में आपकी पुलिस आपके इशारे पे नाच सकती है, कोर्ट नहीं नाचता। और इसीलिए नवाब मलिक बुरे फंसे हुए हैं और इनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम लग रही है। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष को यानी कि पाकिस्तानी आर्मी को खुली चेतावनी दी है कि वो लोग चुनाव कराकर भूल को सुधार लें जो उन्हें सत्ता से बेदखल करने में शामिल रहे, नहीं तो वो नई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, सत्ता चली गई लेकिन इमरान खान की अकड़ वहीं की वहीं है। डॉक्टर साहब, इमरान खान किस बात की अकड़ दिखा रहे हैं? देखिए, अकड़ नहीं कहिए इसको, ये दरअसल ये हर नेता उसको लगता है कि वो बहुत पॉपुलर है, सारे लोग उसके पीछे हैं, अगर चुनाव भी हो जाए तो भी मैं तुरंत जीत जाऊं। देखिए, हिंदुस्तान में भी है ना एक केजरीवाल, किस तरीके से वो पहुंच गया था बनारस में लड़ने के लिए मोदी के खिलाफ कि अभी तो हरा ही देंगे, सारे लोग हमारे साथ हैं। तो ये कन्फ्यूज़न 95% नेताओं को होता है कि पूरी जनता उनके साथ है, और यही कन्फ्यूज़न इमरान खान को है। उनको लग रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाए, और चुनाव अगर अभी हो गए तो मैं भारी बहुमत से जीत जाऊंगा और जनता मेरे साथ है, इसलिए आर्मी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आर्मी के खिलाफ इमरान खान ने जो मोर्चा खोला है वो अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के नेताओं के लिए वो गड्ढे खोद रहे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में इमरान खान फंसने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति, वहाँ के सिस्टम का चरित्र ही ऐसा है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन आर्मी के खिलाफ अगर आप गए तो आपकी तबाही निश्चित है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।